नमस्कार साथियों, धोरा क्लासेस और रोजगार लाइव की इस लाइव क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी तक आज की इस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच गया है, तो सभी साथी जुड़िए। प्यारे साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास में हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल सर्विस की हमारी क्लास नंबर 23। इससे पहले मैंने आपको 22 क्लासेस कंप्लीट करवा दी है। आपने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। हम लगातार एमसीआरई 2025 के लिए हॉस्पिटल सर्विस सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो सभी साथी जुड़िए क्लास में, और सभी साथी जो है लाइव चैट ओपन करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज अच्छे से आप लोगों तक पहुंच पा रही है। क्या आप सब आज की इस क्लास के लिए तैयार है? जरूर बताइए। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तमाम साथियों का फिर से स्वागत है अपनी इस क्लास में। प्यारे साथियों, आप तमाम के लिए बहुत ही जबरदस्त विजयश्री ऑफर चल रहा है। परीक्षा में विजयश्री प्राप्त करने के लिए विजयश्री ऑफर आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर रहेगा। और अब 1499 की जगह आपको कंप्लीट बैच मिलेगा 999 में, जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। सभी क्लासेज, नोट्स, क्विज सब कुछ रहेगा। तो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जहां से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो तमाम सब्जेक्ट आपको इस बैच में मिलेगा। तो शीघ्र अतिशीघ्र आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तमाम वैकेंसीज के लिए बैच उपलब्ध है। धोरा क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सहायता के लिए जो आपको नंबर दिए हैं, इस नंबर पे आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक फोन कॉल की सुविधा है, फोन कॉल कर सकते हैं। बाकी समय में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा संख्या में क्वेरीज और इंक्वायरीज आने की वजह से जो हो सकता है कि किसी बच्चे को तुरंत जवाब ना मिले, तो ऐसे में आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों के कॉल्स, बहुत सारे लोगों के व्हाट्सअप मैसेज आते रहते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जिस वजह से कुछ लोगों को इंस्टेंटली जवाब नहीं मिलता है, तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। इसमें नाराज वाली कोई बात नहीं है भाई साहब। आज आप कॉल करते हो सकता है कि आज लाइन बिजी हो, कल आपको जवाब मिले, लेकिन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं मिलेगा। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके ही साथी है तैयारी करने वाले जिनके कॉल्स और मैसेज आते हैं। तो सभी को देखना पड़ता है। कभी कभी क्या कि हम व्यक्तिगत सोच लेते हैं, अपना सेल्फिशनेस देख लेते हैं कि अरे मेरा फोन 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, क्यों नहीं उठाया। होता क्या है कि उस समय भी आपके ही किसी साथी की मदद की जा रही होती है। तो ऐसे में आपको पेशेंस से काम लेना है। व्हाट्सअप मैसेज करके आप जो है, ज्यादा प्रेफर करूंगा कि मैसेज करके ही आप बात करें, क्योंकि सभी का रूटीनली जो है मैसेज का रिप्लाई किया जाता है। जैसे मान लो अभी आपने मैसेज किया है, तो थोड़ी देर बाद में उसका जवाब आएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। और रात के समय में प्लीज, नाइट में आप 5 बजे के बाद में फोन कॉल वगैरह मत किया करें, खाली व्हाट्सअप मैसेज ही किया करें, ठीक। देखिए, यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज की क्लास में। एक तो पेशेंट हाइजीन की प्रैक्टिस होगी, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स की प्रैक्टिस होगी, चिकित्सा परीक्षण इन्वेस्टिगेशन जो है मेडिकल उनकी, और साथ में कल हमने जो इन्वेस्टिगेशन जिनकी बात करी थी वो मेजर इन्वेस्टिगेशन थे, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है। आज हम बात करेंगे कि और मेडिकल इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी है उनके बारे में, और माँ और नवजात शिशु की देखभाल के बारे में भी आज की क्लास में हो सकता है कुछ सवाल आपको मिल जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना, अपने सभी साथियों तक जरूर पहुंचा देना। पहला सवाल पूछा है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए बेड बाथ टू ए पेशेंट, कि मरीज को बिस्तर स्नान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई, एक मरीज है, मान लो 3 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से एडमिट है, तो उसको बेड पर ही बात करवाई जाती है, यानी उसको बेड बात दी जाती है। तो बेड बात का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला कह रहा है टू प्रोवाइड रिलैक्सन एंड क्लीनलीनेस, की विश्राम और स्वच्छता प्रदान करने के लिए। फिर कह रहा है टू इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ नर्स, कि नर्सों का काम बढ़ाने के लिए बेड बात दी जाती है। फिर कह रहा है मरीज के शरीर के तापमान को अचानक कम करने के लिए, टू कूल डाउन द पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर ड्रेस्टिकली, यानी अचानक ही बॉडी टेम्परेचर को हटाने के लिए जो है क्या बेड बाथ दी जाती है। या टू अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल वाइप्स, कि डिस्पोजेबल वाइप्स का उपयोग न करने के लिए। बेड बाथ का जो उद्देश्य होता है, मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे कि सभी जो ऑप्शन दिए हैं उनमें सबसे बेस्ट है ए, टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन एंड क्लीनलीनेस, की विश्राम और रिलैक्सेशन के लिए जो है बेड बाथ दी जाती है। ऑप्शन ए प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, नर्सों का कार्यभार बढ़ाने के लिए बेड बाथ नहीं दी जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई नर्स है उनका काम बढ़ा दो, ये काम उनको दे दो, है ना।
ऐसे नहीं होता है हॉस्पिटल के अंदर, प्रोटोकॉल से होते हैं सारे काम, जो होते हैं वो सारे प्रोटोकॉल के तहत होते हैं। टू कूल डाउन द पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए, है ना, बेड बाथ नहीं दी जाती है, ये कोई पर्पज नहीं होता है, ठीक है। टू अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल वाइप्स, ये भी ऑप्शन गलत होता है कि डिस्पोजेबल वाइप्स का उपयोग न करने के लिए, डिस्पोजेबल वाइप्स की जरूरत है तो पेशेंट यूज करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है, बिस्तर स्नान के दौरान सबसे पहले शरीर के किस भाग को धोना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड फर्स्ट ड्यूरिंग ए बेड बाथ। कि अगर मान लीजिए आप हॉस्पिटल का स्टाफ है और पेशेंट को बेड बाथ करवा रहे हैं, तो बेड बाथ में किस पार्ट से जो है वॉशिंग शुरू होगा? फीट यानी पैरों से, जेनिटल एरिया यानी जननांग क्षेत्र से, फेस एंड आईज चेहरा और आंखों से, बेक यानी पीठ से। बिस्तर स्नान के दौरान सबसे पहले शरीर के किस भाग को धोना चाहिए, ये आप लोगों से सवाल पूछा गया है। चलिए बता दीजिए सभी, जितने भी साथियों ने आंसर लिखा है कि सर सबसे पहले चेहरा और आंखें साफ की जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फेक्शन होता है वो सबसे कम होता है। तो चेहरा और आंखें जो है वो, क्या होता है कि बेड बाथ के दौरान पेशेंट के उन बॉडी पार्ट्स को पहले क्लीन किया जाता है जिनके ऊपर इन्फेक्शन कम होता है। जहां इन्फेक्शन ज्यादा रहता है, जहां इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होती है, या जहां पेशेंट के हाइजीन बिल्कुल नहीं होता, ज्यादा गंदगी होती है, वो पार्ट्स बाद में क्लीन किए जाते हैं, बाद में उनको वॉश किया जाता है। सी बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़िए, आपको बोला है बिस्तर स्नान के पानी का तापमान 90 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच क्यों रखा जाता है? वाई शुड बेड बाथ वाटर बी मेंटेन्ड बिटवीन 90 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट? कि 90 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रखने का क्या कारण है? भाई इससे कम क्यों नहीं रखा जाता है या इससे ज्यादा क्यों नहीं रखा जाता है, यही तापमान क्यों रखा जाता है? तो ऑप्शन दिया है, टू प्रिवेंट बर्न्स एंड एक्सेसिव कूलिंग, कि जलने या अत्यधिक ठंड से बचने के लिए, टू स्पीड अप द बाथिंग प्रोसेस, की स्नान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, टू स्टराइलाइज द स्किन, की त्वचा को स्टरलाइज करने के लिए, टू शेव वाटर, पानी को बचाने के लिए। भाई ये जो टेम्परेचर रखा जाता है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए टेम्परेचर क्या होता है, पानी का टेम्परेचर हमें बताता है कि पानी कितना ठंडा है कितना गर्म है। जब हमें पानी का ये पता होता है कि इतना ठंडा है इतना गर्म है, तो उससे जो है बाथिंग करवाने में आसानी होती है, क्योंकि चाहे पेशेंट हो चाहे हम हो, बाथिंग के समय पानी ना तो हम ज्यादा ठंडा यूज करते हैं ना ज्यादा गर्म यूज करते हैं, इसलिए कि हमें कोई जलन ना हो जाए या ठंड ना लग जाए। ऑप्शन क्या करेंगे? ए प्यारे साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी लोगों ने लिखा है ध्यान रखना, आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि बेड बाथिंग में पानी का टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो 90 से 105 वाला ऑप्शन याद रखना। सवाल उल्टा करके पूछेगा और ये वाला आपको ऑप्शन में देगा, ठीक है। इस प्रकार से सवाल आ सकता है, सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको दिया है, बिस्तर स्नान देने से पहले क्या किया जाना चाहिए? वॉट शुड बी डन बिफोर गिविंग ए बेड बाथ, की बेड बाथ से पहले क्या किया जाना चाहिए? अच्छा सवाल है, ध्यान से आपको जवाब देना है। मेरी क्लास में जितने भी सवाल होते हैं प्यारे साथियों, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड हो और सभी टॉपिक्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड सवाल मैं आपको करवा सकूं। मेरी क्लास में ये कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको याद करवा के जाऊं। आप हमेशा क्लास के अंदर जो है लाइव चैट को ओपन करके अपने ऑप्शंस को लिखा करें, जो भी बेस्ट ऑप्शन लगे वो लिखा करें, ताकि आपका ध्यान क्लास के अंदर केंद्रित रह सके, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्लोज विंडो एंड डोर, की खिड़कियों और दरवाजों को बंद करें। अगर किसी पेशेंट को बेड बाथ दे रहे हैं तो कह रहा है कि बेड बाथ देने से पहले क्या किया जाना चाहिए? एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, की रोगी को प्रक्रिया समझाएं। गेदर ऑल नेसेसरी मटेरियल, सभी आवश्यक सामग्री एकत्र करें, या ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। कि बिस्तर स्नान देने से पहले पेशेंट की प्राइवेसी के लिए, अगर वो प्राइवेट या सेमी प्राइवेट रूम में है, तो खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देने चाहिए। अगर खिड़की और दरवाजे उपलब्ध नहीं है, जनरल वार्ड के अंदर पेशेंट है और उसकी आप बेड बाथिंग करवा रहे हैं, तो वहां पर आपको जो है कर्टन, है ना, लगा देना चाहिए, पर्दा लगा देना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, और पेशेंट को यह बताना होता है कि जो है आपको बेड बाथ दी जा रही है आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए, इस प्रकार से बेड बाथ की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, ये बात पेशेंट को बतानी होती है।
गैदर ऑल नेसेसरी मटेरियल, जितने भी मटेरियल्स का आप यूज कर रहे हो बेड बाथिंग में उन सब को वहां पर आप रख दोगे, ताकि जो है बेड बाथ शुरू करवाने के बाद में आपको इधर उधर भागना दौड़ना ना पड़े। ठीक है, तो ऑप्शन प्यारे साथियों डी ऑल ऑफ अबाउ बिल्कुल सही जवाब है, जितने भी लोगों ने दिया है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि बिस्तर स्नान के दौरान सबसे अंतिम में किस क्षेत्र को साफ किया जाता है। अच्छा सवाल है। पहले पूछा कि सबसे पहले किस क्षेत्र को साफ किया जाता है या वॉश किया जाता है, अब पूछा कि सबसे लास्ट में किस क्षेत्र को वॉश किया जाता है। तो विच एरिया शुड बी क्लीन्ड लास्ट ड्यूरिंग अ बेड बाथ। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से जवाब देना है। आर्म्स यानी बाहू को, बेक यानी पीठ को, जेनिटल एंड पेरिनियल एरिया यानी जनानांग और जो पेरिनियल एरिया उसको, या फिर फेस को। आपने ये देख लिया कि फेस तो नहीं होगा, क्योंकि फेस और आंखों का हमने सवाल अभी अभी किया था कि फेस और आंखों को सबसे पहले क्लीन करना होता है, वॉश करना होता है। मैंने उस सवाल में आपको एक बात बोली थी कि सबसे लास्ट में उस एरिया को क्लीन किया जाता है जिस एरिया में ज्यादा इंफेक्शन का खतरा रहता है, या ज्यादा इंफेक्शन या फिर जो है ज्यादा कचरा या फिर ज्यादा गंदगी जिस एरिया में रहती है, तो वो हो जाएगा सी, यानी जेनिटल एंड पेरिनियल जो क्षेत्र होता है इसको सबसे लास्ट में क्लीन किया जाता है, ताकि जो है ये वाला जो इन्फेक्शन है वो बाकी अंगों में ना फैले। ठीक है, इस प्रकार से तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, अचेतन रोगी को बिस्तर स्नान देते समय मुख्य चिंता क्या होती है। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न व्हेन गिवन ए बेड बाथ टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट। कि मान लीजिए कोई पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है, बेहोश है। मान लीजिए जो पेशेंट मान लो कोमा में है, मान लीजिए ऐसा पेशेंट है जिसके कोई हरकत नहीं है, उस पेशेंट को अगर आप बेड बाथ दे रहे हैं यानी बिस्तर स्नान करवा रहे हैं, तो सबसे मुख्य चिंता क्या होगी। पहला ऑप्शन कह रहा है मेंटेनिंग पेशेंट डिग्निटी की, रोगी की गरिमा को बनाए रखना, प्रिवेंटिंग एस्पिरेशन की, एस्पिरेशन को रोकना, स्पीडिंग अप द प्रोसेस यानी प्रक्रिया को तेज करना, यूजिंग सेंटेड सोप की सुगंधित साबुन का उपयोग करना। सवाल क्या कह रहा है कि अचेतन रोगी को बिस्तर स्नान देते समय मुख्य चिंता क्या होती है। तो भाई ये यूजिंग सेंटेड सोप की सुगंधित साबुन का प्रयोग करना कोई चिंता थोड़ी होती है, नहीं होती है। स्पीडिंग अप द प्रोसेस प्रक्रिया को तेज करना, ये भी कोई चिंता नहीं होती है। मेंटेनिंग पेशेंट डिग्निटी रोगी की गरिमा बनाए रखना, चिंता नहीं होती है, क्योंकि रोगी की गरिमा बनाई रखी जाती है, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। ये तो कॉमन है, चाहे बेहोश हो चाहे होश में हो, ये तो काम क्या है एकदम प्राथमिक है। सही ऑप्शन करेंगे बी, यानी चिंता किस बात की हो सकती है कि एस्पिरेशन रोकना, कि ऐसा नहीं हो कि रोगी बेहोश है और उस समय जो है उसकी बेड बात करवा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि उसकी श्वास नली वगैरह में पानी चला जाए। ठीक है, बिल्कुल जी। भाई वायु मार्ग में पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसका जो एयरवे है पेशेंट का, जैसे नाक है, मुंह है, इनके अंदर ऐसा नहीं हो कि पानी चला जाए, नहीं तो क्या हो सकता है कि कॉम्प्लेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है पेशेंट के। इस वजह से ये ध्यान रखना होता है कि एस्पिरेशन रोकना होता है उस समय, कि पानी जो है वो उसके वायु मार्ग में ना चला जाए। ठीक है, ये चिंता रहती है, ये एक ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको दिया है कि हाउ शुड ए नर्स इंश्योर ए पेशेंट्स प्राइवेसी ड्यूरिंग ए बेड बाथ। कि बिस्तर स्नान के दौरान नर्स को रोगी की गोपनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए। रोगी की गोपनीयता जो है वो किस प्रकार सुनिश्चित करनी चाहिए जब उसको क्या करवाया जा रहा है, बेड बाथ करवाया जा रहा है। भाई एक जनरल वार्ड होता है, तो उसमें एक लाइन के अंदर मान लीजिए 5, 10, 8 पेशेंट है। आप बीच वाले पेशेंट को मान लीजिए बेड बाथ करवा रहे हो, तो बाकी पेशेंट जो साइड में है या जो सामने है, उनसे उस पेशेंट की प्राइवेसी रखी जानी चाहिए, और ये जरूरी प्रोटोकॉल होता है। तो नर्स क्या कर सकती है उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, बाय लिविंग द डोर ओपन फॉर वेंटिलेशन, की वेंटिलेशन के लिए दरवाजा खुला छोड़कर प्राइवेसी कैसे रखी जाएगी, ये तो गलत है। बाय यूजिंग स्क्रीन्स एंड कर्टन्स, की स्क्रीन और पर्दे का उपयोग करके, बिल्कुल सही जवाब है। स्क्रीन और पर्दा लगाकर जो है उसकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा है बाय अलाउिंग विजिटर्स इन द रूम, कि कमरे में जो लोग आ रहे हैं उनको आने देंगे, क्या इससे प्राइवेसी मेंटेन होगी, नहीं होगी, है ना। उसके बाद आपको दिया है बाय गिविंग द बाथ एज क्विकली एज पॉसिबल, कि तेजी तेजी से उसको स्नान करवा देंगे तुरंत ही, है ना, 2 गिलास पानी लेकर डाल देंगे और बस भाई हो गया तेरा, है ना, बस इतना ही नहलाएंगे तेरे को,
प्राइवेसी रखनी है इसलिए नहीं, ये गलत बात है। सही क्या करेंगे, ऑप्शन बी कर देंगे। जितने लोगों ने बी बोला है बहुत सही है। नेक्स्ट है सीट्स, सीट्स बाथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सीट्स बाथ? वो सीट्स बाथ है ना, इसका क्या उद्देश्य है? जैसे बेड बाथ हो गया वैसे ही सीट्स बाथ होता है। सीट्स बाथ जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसा बर्तन होता है, उस बर्तन के अंदर जो है गर्म पानी होता है, और उस गर्म पानी के अंदर जो है पेशेंट को बिठाकर जो है नहलाया जाता है। ठीक है, इसमें पेशेंट को बिठाया जाता है और नहलाया जाता है। तो इस प्रकार की जो बात होती है उसको बोलते हैं सीड्स बात, यानी एक बर्तन के अंदर गर्म पानी में पेशेंट को नहलाया जाता है। ये सीड्स बात एक थेरेपी की तरह काम करता है, ये एक थेरेपी होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या उद्देश्य है? पूरे शरीर को साफ करना, दर्द से राहत देना और उपचार में सहायता करना, वजन कम करना, या रक्तचाप को नियंत्रित करना। तो पूरे शरीर को साफ करना, फिर दिया दर्द से राहत, और फिर दिया वजन कम करना, फिर रक्तचाप को नियंत्रित करना। इनमें से आपको अपना बेस्ट ऑप्शन लिखना है। पहले आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लो, उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूं। जी बिल्कुल, सभी साथियों का स्वागत है। भाई सभी लोग क्लास को प्यार सपोर्ट दिखाया करें, प्यार सहयोग किया करें। आप लोगों के प्यार सहयोग से ही मेरी लगातार आपके लिए क्लास हो पाती है। तो जितने भी साथी सेशन में जुड़ते हैं सब के सब भाई साहब लाइक कर दिया करो, आप लोग सेशन को हाजिरी भर दिया करो। और जो भी आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप है, जहां भी आप जुड़े रहते हैं वहां अपनी इस क्लास को पहुंचा दिया करो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस क्लास में लाइव आया करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। जो भी साथी रिकॉर्डेड देखते हैं मैं उनसे ये बात कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जितने भी लोग कह रहे हैं कि सर सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, दर्द से राहत देना और उपचार में सहायता करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी रोगी के, पेशेंट के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, उस पार्ट में अगर क्या है, उस पार्ट में अगर दर्द है, वहां पर कोई ऑपरेशन हो रहा है या वहां पर पेशेंट को कोई तकलीफ है, तो उससे राहत देने के लिए इस थेरेपी का यूज किया जाता है, जिसको सीड्स बाथ बोला जाता है। ठीक है, पेशेंट के निचले अंगों की सफाई इसके अंदर प्रमुख होती है, पूरे शरीर की सफाई इसमें प्रमुख नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है सीड्स बाथ के लिए पानी का उचित तापमान कितना होना चाहिए। मैंने कहा था ना पहले जो सवाल आया था बेड बाथ में, मैंने कहा बेड बाथ के अंदर 90 टू 105 टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अभी यहाँ पूछ रहा है कि सीड्स बाथ जो होती है उसके अंदर कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। 95 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 टू 130 डिग्री, और 85 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनमें से आपको आंसर करना है। लिखो जरा आंसर। अब इसके अंदर देख लो, आपको वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। कौन सा ऑप्शन? वो वाला ऑप्शन 95 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब परीक्षा में क्या होगा, ये वाला ऑप्शन भी देगा और सीट्स बात का जो सही ऑप्शन है बी, ये वाला भी देगा। तो आप कंफ्यूज मत होना। ये वाला जो है ना, ये टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है बेड बाथ के लिए। किसके लिए? बेड बाथ के लिए। और ये टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है सीट्स बाथ के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या करेंगे? बी। बी प्यारे साथियों, जितने भी लोगों ने बोला है बिल्कुल सही आंसर है। इसमें गर्म पानी को, थोड़ा गर्म पानी को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है सीट्स बाथ प्रक्रिया के दौरान रोगी को कितनी देर तक बैठना चाहिए। भाई रोगी को बिठाया जाता है एक बर्तन के अंदर, है ना, और उसके अंदर गर्म पानी होता है। कितनी देर तक रोगी को उसमें बिठाना होता है? हाउ लॉन्ग शुड ए पेशेंट सिट ड्यूरिंग ए सीट्स बाथ? आपको दिया है 5 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए, या 30 मिनट्स के लिए। इनमें से आपको अपना बेस्ट ऑप्शन लिखना है, बताना है। ट्वेंटी मिनट सही आंसर। जितने भी लोग 20 मिनट कह रहे हैं बिल्कुल सही है। टाइम पूछ लेगा कि सीट्स बाथ थेरेपी का कितना टाइम होता है, 20 मिनट का। 20 मिनट तक पेशेंट को जो है सीट्स बाथ करनी चाहिए।
नेक्स्ट है सीड्स बात के दौरान कौन सा संकेत प्रक्रिया रोकने का संकेत देता है। भाई मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको आप सीड्स बात थेरेपी करवा रहे हैं, तो वो संकेत बताओ जिससे पता चले कि अब जो पेशेंट है उसके सीड्स बात को रोकना है ना। या तो 20 मिनट या फिर हो सकता है 20 मिनट से पहले ही रोकना पड़ जाए। तो संकेत आपको पूछा है, पहला कह रहा है हल्की जलन यानी माइल्ड इरिटेशन होना, शरीर में स्फूर्ति इंक्रीज्ड एनर्जी, चक्कर आना या कमजोरी लगना, गर्मी का अनुभव होना फीलिंग वार्म। वो संकेत बताओ जिसको देखते ही आप तुरंत क्या कर दोगे, सीड्स बात को रोक दोगे। हाँ जी, जितने भी लोग लिख रहे हैं आंसर, वेल डन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, लिखते जाओ सारे लोग। तो जो साथी इसमें कह रहे हैं कि सर सही आंसर हम करेंगे कि अगर पेशेंट को चक्कर आता है या कमजोरी महसूस होती है तो उस समय जो है हम क्या करेंगे, सीट्स बात को स्टॉप करेंगे, रोक देंगे। बाकी हल्की जलन सीट्स बात में पेशेंट को हो सकती है, शरीर में स्फूर्ति आएगी, एनर्जी मिलेगी उसको, है ना, राहत मिलेगा पेन वगैरह से, तो एनर्जी मिलेगी। गर्मी का उसको डेफिनेटली अनुभव होगा क्योंकि गर्म पानी से ही सीट्स बात करवाया जाता है। ऐसे में ये तीन चीजें तो सामान्य होती है सीट्स बात के अंदर, लेकिन चक्कर आना और कमजोरी महसूस होना ये अलग है। इस समय आपको क्या करना है, सीट्स बात की प्रक्रिया को रोकना होता है। नेक्स्ट है आंखों की सफाई का सही तरीका क्या है, व्हाट इज द करेक्ट मेथड फॉर क्लीनिंग द आईज। ये आईज को क्लीनिंग करते समय क्या ध्यान रखना है, ठीक है। आंखों की प्यारे साथियों जो सफाई है, आंखों की जो सफाई है उसका आपसे पूछा गया है। बताइए, आंखों की जो सफाई है वो करते समय जो है किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, ये आपको बताना है। सही आंसर देखो आपको दिया, बाहर से अंदर की ओर सफाई होनी चाहिए, अंदर से बाहर की ओर सफाई होनी चाहिए, गोलाकार तरीके से सफाई होनी चाहिए, या ऊपर से नीचे की तरफ सफाई होनी चाहिए। कौन सा मेथड यूज किया जाना चाहिए आंखों की सफाई के लिए। हाँ जी, लिखिए सभी। अंदर से बाहर की ओर, जितने भी लोग कह रहे हैं कि सर अंदर से बाहर की ओर आंखों की सफाई की जानी चाहिए, यानी अंदर अगर आंखों में कचरा है तो अंदर से बाहर की तरफ इसको कचरे को निकालेंगे, है ना, अंदर से बाहर की तरफ कचरे को निकाल देंगे, ठीक है। तो अंदर से बाहर की तरफ सफाई होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सीट्स बाथ किस प्रकार की सर्जरी के बाद दिया जाता है, बताओ जरा, सीट्स बाथ जो है वो किस प्रकार की सर्जरी होने के बाद में पेशेंट को दिया जाता है, आफ्टर विच टाइप ऑफ सर्जरी इज सीट्स बाथ रिकमेंडेड। आपको दिया है हृदय सर्जरी, हार्ट सर्जरी के बाद में, प्रोस्टेट सर्जरी के बाद में, मस्तिष्क सर्जरी के बाद में, या कंधे की सर्जरी के बाद में। लिखो जरा आंसर। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैंने आपको सीट्स बात के बारे में बताया है, समझाया है, आप लोगों के लिए इस सवाल का जवाब देना तो आसान हो ही गया है, आप आराम से दे ही दोगे अगर आपका ध्यान इस क्लास के अंदर अच्छे से रहा है तो, है ना। जिनका नहीं रहा है उनका ये गलत होगा पक्का, क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है, समझे आप इसको जवाब नहीं कर पाओगे। जिन्होंने लिखा कि सर प्रोस्टेट अगर सर्जरी हुई है, शरीर के निचले अंगों में अगर सर्जरी हुई है, तो उस पेशेंट को क्या दिया जाएगा, सीड्स बाथ दिया जाएगा। ऑप्शन बी प्यारे साथियों, जितने भी लोगों ने लिखा है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बवासीर के रोगियों के लिए सीड्स बाथ क्यों फायदेमंद होता है। बवासीर के जो रोगी होते हैं उनके लिए जो सीड्स बाथ होता है वो मोर बेनिफिशियल होता है, यानी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। जो भी प्यारे साथी बुक की डिमांड कर रहे थे, प्यारे साथियों बुक जो है फिजिकल बुक यानी पेपर वाली जो बुक है वो आपको अवेलेबल होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या दोहरा क्लासेस पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन जो भी साथी ई बुक लेना चाहते हैं, ई बुक जो है वो ई बुक वाले सेक्शन के अंदर अवेलेबल है, आप अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ई बुक जो है, जैसे बुक की जो प्राइस है वो लगभग 480-90 रुपए के आसपास आपके लग रही है। इसमें आपको जो है ई बुक फ्री मिलती है और ये बुक आपके घर आ जाती है। ई बुक में जो है बुक आपके घर नहीं आएगी, इसमें चार्ज आपका 250 लगेगा, लेकिन ये मोबाइल के अंदर जो है आप पाओगे, पूरा इस बुक को कर पाओगे। तो आप ई बुक या बुक में से जो भी पसंद करें आप द्वारा क्लासेस पर जाकर चेक कर लेना। बुक जैसे ही अवेलेबल होगी बुक वाले सेक्शन में आपको दिखाई दे देगी। ई बुक हमेशा 24 घंटे अवेलेबल है, कभी भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ई बुक की जो डिमांड थी आप लोगों की, उसको देखते हुए मैंने आपको ये सुविधा करवाई है, ठीक है। हाँ, और अपडेटेड ई बुक है, ठीक है। जैसे बुक जो चल रही थी उसको और अपडेट करके जो है ई बुक आपका जनरेट करा है, तो अपडेटेड ई बुक आपको मिलेगी, ठीक है।
यहाँ पर जो साथी कह रहे हैं कि सर बवासीर के रोगियों के लिए सीड्स बाथ ज्यादा फायदेमंद है, ये सूजन को कम करता है, ये दर्द और खुजली से राहत देता है, ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, या उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन डी करेंगे प्यारे साथियों। ये सभी के सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। भाई बवासीर वाले रोगी के लिए सीड्स बाथ ये तीनों फायदे करती है, सूजन को कम करता है, दर्द और खुजली में राहत देता है, रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, डी ऑप्शन जितने लोगों ने बोला है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीड्स बाथ के लिए उपयोग किए जाने वाले बेसिन को क्या करना चाहिए। भाई सीड्स बाथ के अंदर जो आप बेसिन यूज कर रहे हो उस बेसिन का क्या करोगे, ये आपसे पूछा है। भाई आपने पेशेंट को सीड्स बाथ करवाई, ठीक है, उसके बाद जो बेसिन बच गया उस बेसिन को फेंक देना चाहिए, उससे साफ और संक्रमण मुक्त करना चाहिए, उसे पुनः उपयोग के लिए बिना सफाई के रखना चाहिए, या इसे धूप में सुखाना चाहिए। अच्छा सवाल है। ऑप्शंस आपको क्लोज दिए हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन दिए हैं। चलो बताओ आंसर। भाई बेसिन का क्या करना है, बेसिन को साफ करना है, संक्रमण संक्रमण मुक्त करके रखना है, ठीक है। इट शुड बी क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, उसको डिसइंफेक्टेड करके रखना चाहिए ताकि उसका आगे जो प्रयोग है वो किया जा सके, है ना। तो बेसिन को फेंकेंगे नहीं, उसे साफ और संक्रमण मुक्त करा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आंखों को संक्रमण से बचाने के लिए किस प्रकार की सफाई आवश्यक है। आंखों को अगर संक्रमण से बचाना है, इन्फेक्शन से बचाना, तो किस प्रकार की सफाई की जानी चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट आई इन्फेक्शन। ऑप्शन है सूखे कपड़े से पोंछना, सामान्य पानी से धोना, स्टरलाइज करना। स्टरलाइज कॉटन जो होती है, स्टरलाइज कॉटन जो होती है ना, कॉटन यानी रुई, है ना। स्टरलाइज रुई या कपास जो भी है, रुई को कपास भी कहते हैं और रुई भी कहते हैं ना। तो स्टरलाइज जो कॉटन होती है उससे साफ करना, साबुन और पानी से धोना। आंखों की आंखों को संक्रमण से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह आपसे पूछा गया है। तो आंखों को अगर आपको बचाना है इन्फेक्शन से तो स्टरलाइज कॉटन से साफ करना चाहिए, एकदम जो नीट एंड क्लीन कॉटन होगी उससे सफाई की जानी चाहिए। ऑप्शन सी प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है किस स्थिति में काम की सफाई करने से बचना चाहिए। इन विच कंडीशन शुड ईयर, कान है ना, शुड ईयर क्लीनिंग बी अवॉइडेड। कि ऐसी स्थिति बताओ जिसमें कान की सफाई नहीं करनी है, ठीक है, कान की सफाई करने से बचना है। पहला कह रहा है जब कान में दर्द हो, जब कान में संक्रमण हो, जब कान से मवाद निकल रहा हो, या उपरोक्त सभी। अच्छा सवाल, लिखो आंसर सारे के सारे। कान की सफाई से बचने का कह रहा है, करने का नहीं कह रहा, बचने का कह रहा है। बचना कब है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो साथी कह रहे हैं कि कान की सफाई से बचना चाहिए इन सभी स्थिति में, जब कान में दर्द हो तब भी कान की सफाई नहीं करनी है, जब कान में डॉक्टर भी जब कान की सफाई करता है तो पहले दवाई देता है, उसके कान का जब दर्द कम हो जाता है तो कान का दर्द रुक जाता है तब सफाई की जाती है। जब कान में संक्रमण होता है तब भी क्लीनिंग नहीं होगी, जब कान में मवाद निकल रहा है तो पस निकल रहा है तो उस समय भी कान की क्लीनिंग नहीं होगी। यानी ये सभी कंडीशन में कान की सफाई नहीं करनी है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ऐसे सवाल क्या होते हैं परीक्षा में अमूमन हम गलत करते हैं, हम सोचते हैं यार कान की सफाई करने से बचने का कह रहा है, बचेंगे क्यों, है ना, करेंगे ना सफाई। ये कंडीशन तो वो है जिनमें करनी चाहिए, नहीं, इन तीनों कंडीशन में बचना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों की नाक साफ करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या। आप कहोगे सर ये क्या सवाल पूछ लिया। अरे भाई घर वाले बच्चे नहीं है, ये हॉस्पिटल वाले बच्चे हैं जो एडमिट है, ये वो बच्चे हैं जो एज ए पेशेंट है। तो अगर उनकी, फिर चाहे वो घर का बच्चा ही क्यों ना हो भाई साहब, कान, अगर नाक की सफाई की बात की जाए तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए एक मदर को, जो इन्फेंट की मदर है उसको क्या करना चाहिए, ये सवाल है। तो उंगली का उपयोग करना चाहिए, पानी से भिगोई रुई का उपयोग करना चाहिए, तीली माचिस का उपयोग करना चाहिए, किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना। किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे तो सफाई नहीं होगी, ये गलत हो गया। माचिस से कभी भी नाक की सफाई नहीं की जा सकती है, उंगली से भी नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन हमारा एक ही बेस्ट बचता है कि पानी से भिगोई हुई रुई से जो है बच्चे की नोज क्लीन करनी चाहिए, क्योंकि अगर सूखे कपड़े से बच्चे की नोज क्लीन करोगे तो उसकी जो स्किन है उस पर रैसेस हो जाएंगे, जो स्किन है
वो डैमेज हो सकती है, स्किन छिल सकती है, क्योंकि छोटे बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट होती है, थोड़ा सा भी रगड़ लगते ही वो उसकी जो स्किन है उसके ऊपर जो है मार्क्स बन जाते हैं। इसलिए पानी से भिगोई रुई के द्वारा जो है छोटे बच्चों की, इन्फेंट्स होते हैं, उनकी नाक की सफाई की जाती है। नेक्स्ट है, कानों की सफाई के लिए कौन सा उपाय सही है? सही उपाय बताना। विच इज द करेक्ट मेथड फॉर ईयर क्लीनिंग? पहला कह रहा है तीली का उपयोग करना, यूजिंग ए स्टिक। कान की बड्स, कॉटन बड्स को सावधानी से उपयोग करना, जबरदस्ती कान में कुछ डालना, कान को साबुन से धोना। कान को साबुन से धोना गलत हो जाएगा, जबरदस्ती कान में कुछ भी डालना गलत हो जाएगा, तीली का प्रयोग नहीं करेंगे। कानों के जो बड आते हैं ना सफाई के लिए, ईयरबड्स, कॉटन बड्स, उनका प्यारे साथियों उपयोग किया जाता है कान की सफाई करने के लिए। ठीक है, साफ जो बर्ड्स होते हैं क्लीन, उनका यूज। ऑप्शन बी मुझे लगता है सभी ने किया है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंखों में जलन और पानी आना किस संक्रमण का संकेत हो सकता है? आंखों में जलन होना और क्या आना? पानी आना। ये एक संक्रमण है। ये संक्रमण जो है वो किस प्रकार का है? इरिटेशन एंड वोटरी फेस में इंडिकेट विच इंफेक्शन? आपको दिया ओटिटिस, ओटिटिस मीडिया, आपको दिया है कंजक्टिवाइटिस, आपको दिया है साइनोसाइटिस, आपको दिया है मोतियाबिंद। इनमें से आपको आंसर करना है। हाँ जी, लिख दीजिए कितने लोगों को पता है। आंखों में जलन होना और आंखों में पानी आना किस प्रकार का संक्रमण है? तो ये आपका प्यारे साथियों होता है कंजक्टिवाइटिस संक्रमण। ऑप्शन इसमें बी करेंगे। जब भी आंखों में जलन है, आंखों में रेडनेस है, ठीक है, तो वो जो संक्रमण होगा वो होगा कंजक्टिवाइटिस संक्रमण। ऑप्शन प्यारे साथियों हम क्या कर देंगे? बी कर देंगे। बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कान में अत्यधिक मोम यानी सेरुमेन का जमा होना किससे रोका जा सकता है? भाई कौन सा तरीका है जिसके द्वारा जो है कान में मोम को जमने से रोक सकते हैं? पहला कह रहा है नियमित रूप से कान साफ करके रोका जा सकता है, तीली और पिन का उपयोग करके रोका जा सकता है, कान में तेल डालकर रोका जा सकता है, या कानों को बार बार खरोंच कर जो है रोका जा सकता है। कौन सा तरीका है कान में अधिक मोम जमने से रोकने का, जिसको सेरुमेन बोलते हैं? सही आंसर आप करोगे नियमित रूप से सफाई। बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बोनस आ गया आपके लिए। क्या आ गया? बोनस, यानी लड्डू टाइप वाला सवाल, यानी लड्डू मिल गया आपको। सभी का सही हो जाएगा। वेल डन, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। आपसे पूछा है कि नाक की सफाई के दौरान किन वस्तुओं का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है? हम पर्सनल और पेशेंट हाइजीन की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, टॉपिक अच्छा है। पर्सनल हाइजीन, पेशेंट हाइजीन, ये टॉपिक स्पष्ट रूप से एम्स मंगलागिरी के सिलेबस के अंदर आपको हाईलाइट करके दिया गया था। बहुत अच्छा टॉपिक है। डेफिनेटली यहाँ से सवाल, अच्छे सवाल बनने की पॉसिबिलिटी, इसलिए हल्के में मत ले लेना, क्योंकि बीच बीच में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो सीधा ऊपर से निकल जाते हैं एरोप्लेन की तरह, तो उनको रोकना है हमें, इसलिए सारे सवाल देखना जरूरी है। बता दीजिए आंसर। हाँ जी, बिल्कुल, तीली और पिन का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। ऑप्शन सी करेंगे। चाहे नाक की सफाई हो चाहे कान की सफाई हो, दोनों की सफाई में तीली और पिन का यूज नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर तीली और पिन से सफाई करोगे तो नाक से ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो सकता है, इसलिए इनसे बचना है। आपातकालीन विभाग में किसी घायल मरीज के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, यानी आईपीडी के अंदर आपको ये आपातकालीन विभाग सबसे पहले इंटर करते ही देखने को मिलता है। तो ये जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, आपातकालीन विभाग होता है, ये सबसे पहले जो घायल मरीज आता है उसका क्या करता है? पहला ऑप्शन है कि उसका रक्तचाप मापता है, जीवन रक्षक उपाय करता है, निदान करता है, सर्जरी करता है। सबसे पहले प्यारे साथियों, अगर कोई घायल पेशेंट आईपीडी के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, आपातकालीन में आता है, तो उस पेशेंट के लिए पहला कदम होता है कि उस पेशेंट को, हाँ, जीवन रक्षक उपाय करना। क्या करना? जीवन रक्षक उपाय किया जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। गलत मत कर देना भैया, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है जो कि बड़ी परीक्षाओं के अंदर भी एज इट इज पूछा जाता है।
नेक्स्ट है पैथोलॉजी विभाग में मुख्य रूप से क्या किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज की क्लास में हम पर्सनल हाइजीन, पेशेंट हाइजीन के साथ में जो है हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है उनके भी सवाल, तो देखते हैं कहाँ तक के सवाल जो है, कहाँ तक के सवालों तक हम इस क्लास में पहुंच पाते हैं। व्हाट इज प्राइमरीली डन इन द पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कि पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मुख्य रूप से क्या होता है। पहला कह रहा है इसमें शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी होती है, रोगी की देखभाल यानी पेशेंट की केयर होती है, नमूनों का परीक्षण यानी टेस्टिंग ऑफ सैंपल होता है, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल यानी मेंटल हेल्थ। सही आंसर प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, नमूनों का परीक्षण होता है पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी के अंदर जांच के जो सैंपल होते हैं ना, उन सैंपल्स का परीक्षण यानी टेस्ट किया जाता है। सी ऑप्शन जितने भी लोगों ने बोला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेल डन, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सर्जिकल विभाग में कौन सी सर्जरी को नॉन इलेक्टिव कहा जाता है। सर्जिकल जो डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट में एक सर्जरी होती है जिसको बोलते हैं नॉन इलेक्टिव। क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्टिव। तो नॉन इलेक्टिव सर्जरी किसको कहा जाता है, पहला कह रहा है जो आपातकालीन सर्जरी होती है उसको नॉन इलेक्टिव बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी होती है उसको बोलते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी होती है उसमें, या फिर दंत सर्जरी होती है उसको। नॉन इलेक्टिव सर्जरी किसको बोला जाता है। देखो एक तो क्या होता है कि मान लीजिए 10 पेशेंट है, 10 पेशेंट में से 4 पेशेंट को सर्जरी के लिए चुना जाता है। कितने पेशेंट को, 4 पेशेंट को जो है सर्जरी के लिए चुना गया, सर्जरी के लिए इलेक्ट करा, इलेक्ट, इलेक्ट करना यानी चुनाव करना, चुनना, चुनना। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया इलेक्टिव सर्जरी। अब ये करा नॉन इलेक्टिव, नॉन इलेक्टिव होती है आपातकालीन सर्जरी। ऑप्शन क्या करेंगे, ए करेंगे। जब भी कोई आपातकाल स्थिति होती है तो तुरंत उसकी सर्जरी करनी होती है, तो उस समय चुना नहीं जाता है, ऐसे नहीं किया जाता कि भाई इसका करेंगे नहीं करेंगे, नहीं, उसका तुरंत ही उपाय किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नॉन इलेक्टिव सर्जरी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नॉन इलेक्टिव सर्जरी जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट करता है, तो सर्जिकल डिपार्टमेंट करता है। आपको ये भी याद रखना है, सर्जरी डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट, त्वचा विज्ञान विभाग में कौन सी स्थिति आमतौर पर देखी जाती है। विच कंडीशन इज कॉमनली सीन इन द डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, कि डर्मेटोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, त्वचा विज्ञान का जो विभाग है हॉस्पिटल का, उसमें कौन सी स्थिति देखी जाती है। हड्डी फ्रैक्चर की स्थिति, त्वचा कैंसर की स्थिति, हृदय रोग की स्थिति, या रक्त विकार की स्थिति। इनमें से आप लोगों को आंसर करना है, जवाब देना है। आगे आंसर, जितने भी लोगों ने कहा कि सर स्किन कैंसर, स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब की सब जो है त्वचा विज्ञान विभाग के अंदर देखी जाती है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बी प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है गैस्ट्रोएंटेरियोलॉजी विभाग में किस परीक्षण का उपयोग पाचन तंत्र की स्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। गैस्ट्रोएंटेरियोलॉजी विभाग जो होता है, गैस्ट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है, उस गैस्ट्रोएंटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट में किस प्रकार के रोगों को डायग्नोस किया जाता है, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम का पता लगाया जाता है। सॉरी सवाल थोड़ा अलग है, ध्यान से पढ़ना। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में किस परीक्षण का उपयोग, परीक्षण का पूछा है, सवाल किसका पूछा है कि कौन से टेस्ट के द्वारा जो है पाचन तंत्र की स्थिति का पता लगाते हैं। गैस्ट्रोलॉजी वाले पाचन तंत्र का इलाज करते हैं, पाचन तंत्र की प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए एक उनका टेस्ट होता है। वो टेस्ट कौन सा है, एमआरआई है, कोलोनोस्कोपी है, एक्सरे है, या पैथोलॉजिकल परीक्षण है। तो सही आंसर इसका, जितने भी लोग कह रहे हैं सर कोलोनोस्कोपी के माध्यम से पाचन तंत्र का परीक्षण होता है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन बी लिखा है, बी प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब है। कोलोनोस्कोपी पाचन तंत्र की जांच होती है जिसमें पाचन तंत्र की प्रक्रिया का पता लगाया जाता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, पाचन तंत्र के लिए कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी किसकी जांच है, पाचन तंत्र की। कौन करवाता है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी वाले। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर जांच का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। बीपी की मॉनिटरिंग जो होती है ना, वो हॉस्पिटल के अंदर एक आम प्रोटोकॉल होता है, एक सामान्य निगरानी होती है। तो ये क्यों की जाती है, पहला कह रहा है उच्च रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए,
शरीर के अंगों की संरचना की जांच करने के लिए, श्वसन तंत्र की कार्यप्रणाली जांचने के लिए, या रक्त परीक्षण करने के लिए। बीपी की मॉनिटरिंग क्यों की जाती है? इसलिए क्योंकि उच्च रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए, ऐसे पेशेंट जिनमें हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनके लिए जो है बीपी मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा क्या होती है प्यारे साथियों, जरूरी होती है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको दिया एंडोस्कोपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एंडोस्कोपी एक टेस्ट होता है। एंडोस्कोपी क्यों किया जाता है? वैसे देखा जाए तो एंडोस्कोपी भी प्यारे साथियों किससे जुड़ा हुआ है? आपका गैस्ट्रोएंटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। तो गैस्ट्रो का ये जो एक तो कोलोनोस्कोपी हमने देखा जो पाचन तंत्र का होता है, पूरा पाचन तंत्र चेक किया जाता है। एक एंडोस्कोपी होता है। एंडोस्कोपी में क्या चेक किया जाता है? आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए, श्वसन तंत्र की जांच करने के लिए, रक्तचाप मापने के लिए, या शरीर के तापमान की जांच करने के लिए। इनमें से आपको आंसर देना है। इसमें एक ट्यूब ट्यूब का यूज किया जाता है ना, में एक ट्यूब का यूज किया जाता है जो हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर प्रदान करती है हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की। मैंने आपको बता ही दिया कि आंतरिक अंगों की जांच होती है एंडोस्कोपी के अंदर। ट्यूब के माध्यम से ये टेस्ट किया जाता है जो हाई रेजोल्यूशन वाली जो पिक्चर्स है वो निकाल के देता है आंतरिक अंगों की। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है? हिस्टोपैथोलॉजी क्या है ये आपको बताना है। और जिन्होंने कल की क्लास को अच्छे से देखा है उनको मैंने बताया भी है कि हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी के अंदर क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। एक सवाल आया था, आज आपसे पूछा कि व्हाट इज हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी क्या है ये आपको अभी बताना है। हाँ जी, लिख दो भाई, सारे लोग आंसर कर दो जम के। और जो साथी अभी जुड़े हैं सेशन में, लेट शामिल हुए हैं, वो सभी के सभी हाजिरी लगा दो लाइक बटन को दबा के। और सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो भाई, सभी के सभी साथी लाइक शेयर कर दो, ठीक है। हाँ जी, वेल डन, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। लिखो जरा आंसर क्या होगा आप लोगों का। जितने भी लोग कह रहे हैं कि सर हिस्टोपैथोलॉजी का पूछा है, कल आपने बताया था कि इसमें उत्तकों की जांच होती है। उत्तकों को माइक्रोस्कोपिक अध्ययन होता है ना। शरीर में जो टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू, उनकी जांच जो है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर की जाती है। ऑप्शन ए प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लस ऑक्सीमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? व्हाट डज ए प्लस ऑक्सीमीटर मेजर्स? प्लस ऑक्सीमीटर में क्या मापा जाता है? पहला कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापा जाता है, हृदय की धड़कन को मापा जाता है, शरीर का तापमान मापा जाता है, या रक्तचाप को मापा जाता है। इन चार में से आपको अपना बेस्ट ऑप्शन लिखना है, बताना है। हाँ जी, प्लस ऑक्सीमीटर का जितने भी लोगों ने लिखा है कि सर इसमें रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है, ऑक्सीजन के स्तर का पता जो है वो प्लस ऑक्सीमीटर से ही लगाया जाता है। तो प्लस ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। जिन लोगों ने कहा है ऑप्शन ए करिए, ऑप्शन ए प्यारे साथियों आप सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, जबरदस्त और शानदार तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, जितने भी लोग नए हैं उनको बताना चाहूंगा कि धोरा क्लासेस पर बेहतरीन, जबरदस्त और शानदार ऑफर चल रहा है, विजय श्री ऑफर। और विजय श्री ऑफर में आपको 1499 का जो बैच है वो मात्र मिल रहा है 999 में, जिसमें सभी सब्जेक्ट, सभी क्लासेस, नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी करनी है। थ्योरी पढ़ के जो है अच्छे से समझ के बेहतरीन स्कोर करना है, तो फिर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो, ठीक है। और धोरा क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये हेल्पलाइन के लिए नंबर है जिस पर आप सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक फोन कॉल कर सकते हो, ठीक है। और बाकी समय में क्या करोगे, बाकी समय व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे। ज्यादा कोशिश करेंगे आप व्हाट्सएप पर मैसेज ही लिख कर भेजें, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई करके जो है थोड़ा काम आसान हो जाता है। फोन कॉलिंग के अंदर टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। काफी बार आप लोगों का नंबर नहीं आता है फोन कॉलिंग में रिप्लाई का, है ना, ऐसा होता है। तो आप लोग कभी कभी नाराज हो जाते हो, ऐसा है कि नाराज नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बाकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आप धोरा क्लासेस पे जाकर, बहुत यूजर फ्रेंडली है, किसी भी क्लास को आप स्पीड से देख सकते हो, स्लो करके देख सकते हो,
लाउड करके देख सकते हो, डाउनलोड करके देख सकते हो, सारी सुविधाएं आपके लिए प्यारे साथियों उपलब्ध है। चलिए, मेरी मुलाकात आप लोगों से आगे नए वीडियो से समय होगी। आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा के जय हिंद, जय भारत।